हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब चीन ने भी माना भारत का लोहा। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी जी की है जमकर तारीफ। जी हां, और तारीफ भी ऐसी की है दोस्तों कि आप कहेंगे ना चाल चलते देरी होती और ना ही तारीफ करते हुए। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी सेना करेगी खेती। पंजाब में लाखों एकड़ जमीन पर किया कब्जा। टैंक छोड़ ट्रैक्टर क्यों चलाने जा रही है पाकिस्तानी सेना। हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तानी अवाम ने भारत को लेकर बड़ा ही जहरीला और भड़काऊ बयान दिया, जहां कहा हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, भारत के खिलाफ छेड़ेंगे जंग। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे ईरान में हुए उस हमले के बाद इजराइल के खिलाफ ईरानी कमांडरों का सबसे बड़ा आदेश आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ड्रैगन ने भी माना भारत का लोहा। ग्लोबल टाइम्स के लेख में मोदी सरकार की जमकर तारीफ। जी हां, भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लोहा अब चीन भी मानने लगा है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में लिखा गया है, इस लेख में पाकिस्तानी मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की तारीफ की गई है। लेख के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया, जो 4 वर्षों में मेरी पहली यात्रा है। यात्राओं के दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति 4 साल पहले की तुलना में काफी बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं और इसकी महान शक्ति रणनीति सपने से वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। हालांकि संभावित जोखिम और संकट भी सामने आने लगे हैं। एक और भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और ये सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। इस बीच नई दिल्ली ने शहरी प्रशासन में प्रगति की है। हालांकि धुंध अभी भी गंभीर है, लेकिन 4 साल पहले विमान से उतरते ही जो विशिष्ट गंध आपको महसूस होती थी, वो आमतौर पर अब गायब हो गई है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली में सार्वजनिक माहौल कुछ बेहतर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और भी जमकर तारीफ की गई है पीएम मोदी जी की दोस्तों और भारत की ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, जो कि चाइना का मुख्य पत्र है, जिसको बड़बोले भोपू के नाम से भी हम और आप जानते हैं, जिसने जमकर अब मोदी जी की और भारत की तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और इन तारीफों को आप किस नजरिए से देखते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर, और साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी सेना करेगी खेती। पंजाब में लाखों एकड़ जमीन पर कर दिया कब्जा। टैंक छोड़ आखिर ट्रैक्टर क्यों चलाने जा रही है, बता दें पाकिस्तान की सेना अपनी राजनीति में दिलचस्पी के लिए खूब जानी जाती है, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज खेती करने जा रही है। पंजाब के चोलिस्तान में पाक सेना खेतीबाड़ी का प्लान बना रही है। दरअसल चोलिस्तान में पाकिस्तान सरकार उस जमीन पर खेती करने जा रही है जो उसके अपने पास है, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी सेना का भी इस प्रोजेक्ट में बड़ा हिस्सा रहने वाला है। पाक सेना को 4,80,000 एकड़ जमीन इस एग्रीमेंट के तहत मिली है। पाक सेना और सरकार खेती से लोगों के होते मोह भंग को दूर करने के लिए इस कदम को उठा रही है। पाक सेना को ये जमीन दिए जाने से ये सवाल भी उठ रहा है कि सार्वजनिक भूमि को सेना अपने फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी सरकार ने तर्क दिया है कि कारपोरेट फार्मिंग देश की करीब 24 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए जरूरी है, क्योंकि हाल के सालों में खाद्य पदार्थों की महंगाई बड़ी समस्या बनकर उभरी है और देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाक सेना का कहना है कि वो इस साल प्रोजेक्ट के जरिए देश की मदद करने की कोशिश कर रही है। इसका उद्देश्य सेना के कंट्रोल के खेतों से फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे ही दोस्तों आप पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की रियलिटी और पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगा पा रहे होंगे, जहां पर एक देश की सेना टैंक, मिसाइलों, बंदूकों, हथियारों को छोड़कर खेती करने जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि क्या आज स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की। लेकिन अब हम आपको जो खबर बताने वाले हैं, जहां पर इतनी हालत बुरी होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों में भारत को लेकर जो जहर घुला हुआ है दोस्तों, उसी का हम आपको एक उदाहरण बताने वाले हैं। जहां बड़ी खबर है, पाकिस्तानी जनता कहने लगी है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के 76 साल बाद भी सामान्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के रिश्ते अपने कई अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ठीक नहीं है, जिसमें अफगानिस्तान और इराक भी शामिल है। पाकिस्तानी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत को मानता है। आलम यह है कि वहां के हुक्मरान से लेकर अवाम तक भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर नाइला खान ने जनता से भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रहे कुनार नदी पर डैम बनाने के प्लान को लेकर सवाल किया। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अवाम से सवाल किया कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने गुस्से में कहा कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम
अफगानिस्तान के अलावा भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अफगानिस्तान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है, हमने जिस मुल्क के लोगों को अपने देश में रहने की जगह दी आज वही हमारे खिलाफ जा रहा है। बहरहाल जिस प्रकार से ये धमकी दी गई है दोस्तों की पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, ऐसे में उनको भी पता होना चाहिए कि भारत आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। भारत कभी किसी भी चीज को लेकर बात नहीं करता, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान जैसे देश से बात करके वो अपना समय ही खराब करेगा। इसलिए भारत हमेशा तरक्की की और ज्यादा बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, और जब वक्त आएगा पाकिस्तान के साथ दो चार करने का, उस वक्त पता लग जाएगा कि चूड़ियां किनने पहनी है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इन पाकिस्तानियों को जो ऐसे बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां लेबनान और ईरान में भीषण हमलों के बीच इजराइल ने दी नई धमकी, कहा जहां मौका लगेगा मारते रहेंगे। जी हां, गाजा पट्टी पर हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब दूसरे देशों तक फैल रहा है। इजराइल ने इसी सप्ताह लेबनान के अंदर घुसकर एक ड्रोन अटैक में हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूरी को मार गिराया था। यही नहीं, बुधवार को तो ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर 2 बम धमाके हो गए। इस धमाके में 103 लोग मारे गए, जबकि करीब 200 लोग जख्मी हुए हैं। माना यह भी जा रहा है कि इसमें भी इजराइल का रोल हो सकता है या इजराइल इसमें शामिल था। इस बीच इजराइल के खुफिया प्रमुख का कहना है कि हम जहां भी मौका लगेगा वहां बदला लेंगे और लेते भी रहे हैं। जी हां, अब तक इजराइल ने इन हमलों को लेकर कुछ नहीं कहा है और ना ही कोई जिम्मेदारी ली है, लेकिन मोसाद चीफ डेविड बर्निया का बयान तो इसके ही संकेत देता है कि जहां मौका लगेगा वहां अटैक करेंगे। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ ईरानी कमांडरों को सबसे बड़ा आदेश दिया गया है खामेनेई के द्वारा। क्या लाल सागर को खून से लाल करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। बता दें, इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच छिड़ी जंग में अब ईरान भी झुलसने लगा है। हाल ही में सीरिया में इजराइल की स्ट्राइक में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बड़े कमांडर की मौत हो गई। इसके बाद कासिम सुलेमानी की बात जो हमने आपको बताई, वहां भी धमाका हुआ जिसमें 103 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सुलेमानी ईरानी सेना के वही अफसर थे जिन्हें 4 साल पहले अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ढेर कर दिया। उधर ईरान की मदद से चल रहे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों पर भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने प्रतिक्रिया की है कि जिसने भी करमान पर में हमले कराए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस बाबत उन्होंने ईरानी कमांडरों को आदेश भी दे दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरानी लीडर अली खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका की सेना से भिड़ने से मना किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वो अपने लड़ाकों के जरिए लाल सागर को खून से लाल करने वाले हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अंधेरे में स्मगलिंग का इरादा, बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़े करोड़ों रुपए के विदेशी नोट। जी हां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम ने फॉरेन करेंसी के तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। उस मामले में 1.39 करोड़ यूएस डॉलर बरामद किया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय से बीएसएफ के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि यह कार्रवाई बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर की टीम ने नादिया डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया पर किया है। जब बीएसएफ की टीम को कुछ जानकारी मिली तो वहां पर मौजूद 84 बटालियन की टीम ने एक्शन लेते हुए सर्च शुरू किया तो डॉलर के पैकेट को भारत से बांग्लादेश की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही थी। बीएसएफ के अनुसार 1,66,900 अमेरिकी डॉलर बरामद किया गया, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में करीब 1,39,11,01 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, फिर एक बार मुइज्जू का रोना हुआ चालू। भारत के सेना नहीं हटाने से मालदीव में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, जैसा दिया बयान। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने फिर एक बार कहा कि भारत द्वारा अपनी सेना न हटाने का मतलब मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को नजरअंदाज करना होगा और इससे देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति मुइज्जू भारत मालदीव रिश्तों पर अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू मालदीव में किसी भारतीय सेना के स्थायी मौजूदगी का तो विरोध करते हैं, लेकिन वो भारत के साथ सहयोग का समर्थन भी करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सैन्य उपस्थिति का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत मालदीव के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मुइज्जू ने फिर कहा है कि भारत मालदीव के लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करे और अपनी सेना को वापस भारत बुला ले। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुइज्जू ने कहा कि अगर भारत ने अपनी सेनाएं वापस नहीं ली तो यह मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना और लोकतंत्र के भविष्य को खतरे में डालने जैसा होगा। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां विदेशी मंत्री जयशंकर जी 2 दिनों के दौरे पर आज पहुंच चुके हैं नेपाल। किन वजहों से टेंशन में आ गया चीन, बता दें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी 2 दिनों के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो नेपाल वापस आकर खुश हैं और देश में अपने कार्यक्रमों को लेकर आशान्वित हैं। जयशंकर जी नेपाल के विदेश मंत्री के साथ 7वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होने वाली इस बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति की समीक्षा करेंगे। वर्ष 2024 में जयशंकर जी की यह पहली विदेश यात्रा है। जयशंकर जी नेपाल के अपने समकक्ष एनपी सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं और इस वजह से पड़ोसी देश चीन तनाव में आ गया है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप लोग ऑल द बेस्ट जयशंकर जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और हैप्पी जर्नी भी कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां सीएम केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज और नकली लैब टेस्ट का बड़ा
घोटाला, एलजी ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए गए मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों और नकली लैब टेस्ट के आधार पर घोटाले को अंजाम दिया गया। अब राज्यपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इससे पहले नकली दवा के मामले और वन विभाग मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब मोहल्ला क्लिनिक मामले में भी सीबीआई जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में अदृश्य मरीजों द्वारा नकली लैब टेस्ट कराया गया। एलजी ने लेटर में लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिकों में नकली लैब टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए नकली या जो मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है उन्हें दर्ज कराकर मरीजों की एंट्री दिखाई जाती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया होगा? जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।